बहुत बहुत आभार इस कॉलेज का, जो कि बहुत बार बोला जा चुका है कल कि कितनी बड़ी बात है कि हमारे हजारीबाग के शहर में इतना बड़ा एक आयोजन हुआ है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और कितनी अच्छी बातें कल हमने सीखी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहा है मेरा। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि रांची से हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि झारखंड में इस तरह की एक गैदरिंग हो रही है। But the reason I always talk about Ranchi is that my relationship to Ranchi, अभी मुझे कुल 25 साल हो गए होंगे विदेश में रहते हुए। नागरिकता अभी भी भारत की नहीं छोड़ी है मैंने, क्योंकि नागरिकता का मतलब ये होता है कि we do not have the luxury of dual citizenship, as you know। आप बाहर रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, पर अभी तक मैंने उसको पकड़े रखा है। बहुत कारण है। एक कारण ये है कि जब ऐसे जगहों पे आती हूँ आयोजन में और आप जैसे छात्रों से बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है इस देश से, और हमेशा आने की कोशिश करती हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैट आई स्टे कनेक्टेड। बहुत पहले मुझे एक एकेडमिक मेरी कॉलीग थी ताइवान की, प्रोफेसर लिली लिंग, वो अमेरिका में पढ़ाती। उन्होंने कहा था मुझसे कि जब आपका जड़ मजबूत होगा तब आप जहाँ भी उड़ेंगे, आप हवा में आप बिल्कुल अपने जड़ से उड़ के आप चले नहीं जाएंगे। जड़ की मजबूती बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये मैंने हमेशा अपने जो करियर है, अपना जहाँ भी मैंने काम किया, इसके बारे में हमेशा सोची कि कहाँ से हूँ और किस परिप्रेक्ष्य से हूँ, किस बैकग्राउंड से, कौन सी पृष्ठभूमि है और उसमें मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। ये हमेशा मैंने सोचा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, आप जो छात्र हैं, कल को आप भी हमारी जगह आप खड़े होकर भाषण देंगे तो आप भी इस बात को सोचें कि आप क्या कर पाएंगे। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट वी टेक, राइट, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट वी गिव। तो ये मेरे लिए हमेशा एक एग्जाम्पल होता है दैट आई एम एक्चुअली फ्रॉम झारखंड, और झारखंड की होते हुए मैं जो काम कर पाई हूँ एक ग्लोबल लेवल पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइंड अस। तो हमारी बातें कही जाएंगी इस मंच से भी, और कुछ आप लोग अपने एब्स्ट्रैक्ट्स में कहेंगे तो बहुत टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें जो कि स्वीडन से आई हूँ, इतने दूर देश से, और इन वेरी अनसर्टन टाइम्स। आपको पता है कि वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहा है, एयर स्पेसेस अभी क्लोज हो सकते हैं किसी भी वक्त, और हमारा जो हवाई जहाज़ है वो भी ईरान के ऊपर से आया है। तो अभी काफ़ी परेशानी भी लग रही है कि वापस जाना कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से हम सभी बहुत चिंतित हैं एलपीजी को लेकर के। आप पढ़ ही रहे होंगे कि कितना टेंशन हो रहा है। अभी गैस का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, और जो युद्ध हो रहा है वेस्ट एशिया में, जो पश्चिम एशिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो कहते हैं कि वो हो तो रहा है वहाँ, राइट, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना दूर दूर तक है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, हमारे देश में देख लीजिए, रांची जैसे शहर में या हजारीबाग में या बेंगलोर में, हर जगह इसका इम्पैक्ट है ये। तो एक तरह से पहली बात ये है कि हम कैसे जुड़े हुए, वैश्विक तरीके से आप देखें तो ईच वन ऑफ अस इज कनेक्टेड टू द ग्लोबल लेवल, राइट। तो एक ये पहली चीज़ हम ये सोचें कि हम भारत के ही नागरिक नहीं हैं, एक विश्व के नागरिक हैं। वी आर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सो व्हाट इज हैपनिंग समवेयर एल्स इज आल्सो अफेक्टिंग अस। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव है कि अब वो ज़माना गया कि आप अपने एक दुनिया में सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा, अरे युद्ध तो वहाँ हो रहा है, चीज़ें वहाँ हो रही हैं, हमें क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है का ज़माना गया। हमें पड़ी है क्योंकि ये हम सब के बारे में है, हमारे भविष्य के बारे में है, हमारे अगले जनरेशन के बारे में है, हमारे खुद के सर्वाइवल के बारे में है, राइट। तो एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी। एक और चीज़ कि आप देखिए स्वीडन को, मैं थोड़ी एक दो बातें स्वीडन की साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि हर जगह आप जहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं तो आपने भी यहाँ से सीखा होगा हजारीबाग में कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की कम्युनिटीज़ है। मैंने भी सीखा है, कई देशों में रहना हुआ, जैसा कि अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा। स्वीडन में अद्भुत चीज़ें मैंने सीखी। एक तो वो एक मिनिमलिस्ट सोसाइटी है। मिनिमलिस्ट का मतलब है कि बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे। एक तो है कि किसी तरह का जो इनकम डिस्पैरिटी है वो
मिटाने के प्रयास में रहते हैं। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि हमारे मैं एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है जो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है स्वीडन का, वहाँ सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो सरकारी हैं लगभग, प्राइवेट फंडिंग आती है लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज़ मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 50,000 स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है वहाँ पे कि मिनिमलिस्ट सोसाइटी का मतलब है कि बिल्कुल शोशा नहीं है, दिखावा नहीं है। हमारे वाइस चांसलर से लेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हमारे खुद के कॉलीग्स हैं साइकिल से आते हैं। कोई भी गाड़ी अगर आप रखे हैं तो बहुत शर्म आएगी आपको बोलते हुए। अगर मैं किसी कॉलीग को पूछता हूँ कि अरे आप तो बोरोस से आ रहे हैं, आप कैसे आए, आपने क्या ट्रेन लिया? नहीं, आज तो हमने गाड़ी से आना पड़ा, हमें कार लेनी पड़ी। तो शर्मिंदगी होती है लोगों को कि आपने गाड़ी का इस्तेमाल किया। और जब मैं ये सब बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कौन सी दुनिया है, लेकिन हमारी ही दुनिया है, हमारी सोच है। हमारा यहाँ पे हाल ये है, रांची में रहती हूँ, 5 मिनट सब्जी लेने जाना होता है तो गाड़ी निकाल लेते हैं लोग, पैदल कोई चलना नहीं चाहता है। अब बहाने हजार कि भाई मौसम देखिए, गर्मी है तो यहाँ चलेंगे कैसे, खड्डा है, ये है, वो है, वहाँ सुविधा अलग है। सुविधा है जो लोग सोच रहे हैं वो कर रहे हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो एक ये बात है, मिनिमलिस्ट, जितना कम कष्ट पर्यावरण पे हो, रिसोर्सेज पे हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे देश में भी बुरा नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी गाड़ियों में दूसरों को लिफ्ट दे सकते हैं, कार पूलिंग हो सकती है, ऑटो में जा सकते हैं, आजकल तो कैब्स भी हैं। लेकिन आप देखिए दिल्ली जैसे बड़े 3 गाड़ियाँ होनी ज़रूरी है। मैंने आज तक एक गाड़ी नहीं खरीदी और ना ही कभी खरीदने का इरादा है। और लोग कहते हैं आप विदेश में रहती हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी की आवश्यकता हो तब रखेंगे ना आप। अमेरिका में मान सकती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर हैं दुकानें, बहुत दूर हैं तो आपको रखना पड़ता है शायद। लेकिन जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ हम 5 कदम चल सकते हैं, वहाँ नहीं चल सकते, चलते हैं हम। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा ये है कि संतोष करना। अब इसको शायद पंकज जी मुझसे बहुत बेहतर समझा पाएंगे भाषा से और उदाहरण से, लेकिन एक बहुत संतोषप्रद जनता वहाँ रहती है। और उसका मतलब ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, जैसे यहाँ होता है, कोई प्रोफेसर बनता है तो उनको पैसे थोड़े मिलता है, इजाफा होता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, जाहिर है। अब सैलरी बढ़ती है, हमारे कई कॉलीग्स वो सैलरी जो बढ़ता है लेते नहीं हैं, कहते हैं कि आप जो जैनिटर्स हैं उनमें बांट दीजिए, हमें जो आपने 5,000 क्रोनर पर मंथ दिया है हमें नहीं चाहिए, हमें जो मिल रहा है सरकार से जो सुविधा मिल रही है या मुझे इतना मिल रहा है जो इनफ है मेरे लिए, आई डू नॉट नीड मोर सैलरी। तो लोग ये सैलरी जैनिटर्स को बांट देते हैं, जो वहाँ झाड़ू लगाते हैं, जो सब करते हैं, कि आप ये उनमें उनका ये। तो इनकम डिस्पैरिटी बहुत कम है। मैं प्रोफेसर हूँ, सीनियर प्रोफेसर हूँ, जो जूनियर लेक्चरर है मेरे साथ, उनके और मेरे सैलरी में बहुत फ़र्क नहीं है। तो लोग जो ये कहते हैं कि अरे बहुत सैलरी मिलती है विदेशों में, ऐसा नहीं है। मेरी सैलरी भी उतनी है जहाँ यहाँ भारत में विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स को मिलता है। शायद कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, लेकिन खर्च हिसाब से होता है, कम होता है। उसके बारे में एक बात और कहना चाहूँगी, पर संतोषप्रद जनता इसको कहते हैं। एक और उदाहरण सुन लीजिए, हम सभी लोग नए कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं, नई चीज़ें हो कि बड़े बड़े घरों में जाती हूँ दिल्ली में, और पंकज जी यू विल बेल मी आउट ऑन दिस, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखती हैं तो शिव जी की हैं तो देख, मतलब कोई ऐसी वैभव की वस्तु नहीं है जो आपको देखने को मिलेगी। मिनिमलिस्ट का मतलब ये होता है कि लोग वो चीज़ नहीं खरीदना चाहते जो उनके घर की सिर्फ शोभा बढ़ाएगी, पड़ी रहेगी, धूल खाएगी, और उसमें फिर सफाई कीजिए। वहाँ सफाई के लिए तो आपको खुद करना पड़ता है। तो कोई एक चीज़ है कि वो नई चीज़ें तभी खरीदेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। मेरे सारे कॉलीग्स जो प्रोफेसर्स हैं, अब देखिए हमारे देश में सेकेंड हैंड कपड़ा, अगर मैं कहूँ आपसे, साड़ियाँ तो लोग अदली बदली कर लेते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है, बहुत दिनों से भारत में उतना रहना नहीं हो पाया सोशल सिस्टम को ऑब्जर्व करना, लेकिन जो देखा, बच्चों को आप अगर बोलते हैं उतरा हुआ कपड़ा हमें क्यों दे रहे हो, आप विश्वास कीजिए वहाँ पे हम अपने कपड़े धो के आयरन करके उसको अच्छे से खुद ही करते हैं, और हर 6 महीने पे 4 महीने पे हम एक कॉलीग के यहाँ जुटते हैं,
कपड़ों को रख देते हैं और जिसको जो फिट होता है वो हम अदली बदली करके वही कपड़े। तो आज डिपार्टमेंट में जो मैंने कोई ड्रेस पहनी है, कल मेरी कॉलीग जिनको पसंद आ गया वो पहनती है, तो हम आपस में रिसाइकल करते हैं कपड़े। और मैं ये सोचती हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे कि भारत में हमारी जो धारणाएं हैं कि अरे उतरे कपड़े, अरे उतरी कमीज, लेकिन कई कई अच्छी कमीजें, अच्छी जो क्लोथ्स हैं उसको हम रिसाइकिल करते हैं या हमारे कबर्ड में पड़ा रहता है फिर भी हम जा करके बाहर खरीद लेते हैं, करते हैं ना, मॉल्स जाते हैं, कुछ नहीं है तो अरे कुछ खरीद लिया, अरे उसमें पैसा भी जा रहा है और ये नुकसान भी हो रहा है, पर्यावरण का भी बहुत नुकसान है। तो ये जो संतोषप्रद चीज़ें जो मैंने देखा है वहाँ पे, और इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि प्लैनेट को कैसे सस्टेन किया जाए, कैसे रिसाइकल किया जाए। वहाँ पे रिसाइकल की बहुत प्रथा है। हमारे डिपार्टमेंट में भी हर जगह कचरा को हर जगह बांटा जाता है कि ये वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो खाना बनाते हैं उसका वेस्ट अलग है। घरों में भी ये व्यवस्था है कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट अलग कीजिए, फिर आप प्लास्टिक, और जैसे मैं पूरा बोझा है मेरे पूरे डिपार्टमेंट में, मैं एकमात्र प्रोफेसर हूँ किसी और देश से, वरना सारे स्वीडिश और अमेरिकन हैं। तो ये मेरे लिए एक तरह से गर्व की भी बात थी और एक तरह से नस्ल भेद का भी एक उदाहरण था, क्योंकि इतने सालों से अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन जा रहे थे, अपॉइंटमेंट होती भी थी पर पहुंच नहीं पाते थे, प्रोफेसर नहीं बन पाते थे, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन इतना ज़्यादा वो सोचते हैं कि आप फट से हवाई जहाज़ में चढ़ के आप उड़ गए और आपने कहीं पे, तो वो कहते हैं सोचिए